नमस्कार, विज़न ऑफ हरियाणा पे मैं विपिन शर्मा एक बार सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं कांग्रेस लीडर सोनू अहलावत। महिला विंग को ये हैंडल करती हैं और आगे की बात करते हैं सोनू जी से। आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं आप पॉलिटिक्स में कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, महिला विंग आप हैंडल करती हैं तो कैसे आना हुआ? मेरा राजनीतिक सफ़र मैं कहाँ से शुरू बताऊँ ये मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही बचपन से ही एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो बचपन से ही मेरे अंदर से ये लगन थी और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब राजनीति में आ गई और कब एक राजनेता की तरह बन गई। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ करना चाहती थी, तो आप इस तरफ जो है आपका मूव हो गया आप। तो अभी तक आपने फिर क्या किया लोगों के लिए? आपने महिला विंग में या बच्चों के लिए क्या कार्य किए? मैं महिलाओं के लिए सर्वप्रथम सबसे आगे रहती हूँ। वो चाहे महिलाओं के साथ हो रही अहिंसा का मामला हो या उनके साथ में कोई भी परेशानी होती है, मैं महिलाओं के साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। मैं किसी सामने वाले की परेशानी खुद के ऊपर देखती हूँ कि अगर ये काम मेरे साथ हो या ये परिस्थितियाँ मेरे साथ हों तो मैं उसको कैसे फेस करूँगी। भारत में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस को चुनने का एक सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान मिलता है, और उस मान सम्मान की वजह से मुझे लगा कि कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है और मैंने कांग्रेस को चुना। तो फरीदाबाद जैसा कि बहुत बड़ा ज़िला है हरियाणा का, फरीदाबाद में आपका कार्यक्षेत्र कहाँ तक तय किया गया है? मैं महिला कांग्रेस से जिलाध्यक्ष मुझे शहरी बनाया गया है और कार्यक्षेत्र मुझे एनआईटी और बड़कल दिया गया है। तो बड़खल जो विधानसभा है एनआईटी, उसको लेके आपने अपने स्तर पे क्या देखा? क्या आपको कमियां लग रही हैं? लोगों की परेशानियां क्या हैं जो वो आपके साथ साझा करते हैं, आपके सामने वो बातें आती हैं? कुछ बताएं। मैं बहुत ग्राउंड लेवल से काम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गाड़ी वाली अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं स्कूटी वाली अध्यक्ष हूँ। और जब कोई इंसान ज़मीन से चलता है, पैदल चलता है, स्कूटी से जाता है, तो वो ग्राउंड की चीज़ों को देखता है। अगर हम बड़कल की बात करें तो बड़कल की हालत ऐसी है कि गाड़ियाँ तो तब निकलेंगी, पैदल नहीं चल पाते, मेरी स्कूटी नहीं निकल पाती है। इस तरीके से वहाँ के रास्ते हैं और हर कोई परेशान है। वहाँ के जो मुझे अभी जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, क्या जी। आपने कभी उनसे बात करी इन मुद्दों को लेके, जिन परेशानियों को जनता अभी झेल रही है, परेशानी में है? बीजेपी के विधायक हों या पार्षद हों या मंत्री, वो राजा की तरह है आज के टाइम में। और वो उन्हें हम जैसे लोगों की, जो आम लोग हैं, जो ज़मीन पर चलने वाले हैं, उनको वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो वो सामने वाले की सुनने को भी तैयार नहीं है। सीमा त्रिखा जी के घर के आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, बहुत पॉश कर रखा है। अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो बहुत बदहालत है वहाँ की। इंसान पैदल नहीं चल सकता है, तो वो मुझ जैसे इंसान से, आम नागरिक से क्या बात करेंगे? क्योंकि मैंने कभी खुद को अध्यक्ष समझ के नहीं देखा है। मैं एक आम महिला हूँ, आम नागरिक की तरह मैं काम तो करती आपने कभी एक आम नागरिक की तरह कभी उनसे बात करने की कोशिश की है? हूँ। मैंने कभी उनसे मिलने की कोशिश तो नहीं की है, पर हम लोगों ने इन चीज़ों को लेके मुद्दे बहुत उठाए हैं, और वहाँ ही नहीं, पूरे फरीदाबाद में मुद्दे उठाए हैं अगर देखा जाए तो। क्या लगता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उन पे कुछ आपको आगे से प्रतिक्रिया मिली है? कहीं नहीं मिली है और बीजेपी में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इनका तो गुंडा राज है और गुंडा राज में कभी मिलेगी नहीं। जिस तरीके का इनका राज है उसमें तो मिल भी नहीं सकती है। इन्होंने तो जो सोच लिया वही होगा। ये कभी आम नागरिक की नहीं सोचेंगे जो इन्होंने सोचा। मतलब जो इनका तो ये है कि सदन में कोई बिल पास करना तो करना है, सामने वाला मरे जिए, क्या किसके साथ हो रहा है, ये किसी की नहीं सुनते। आपने बात करी बिल पास की, तो एक बिल ऐसा भी है जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्शियल हालात हुए पड़े हैं, जिसे कहते हैं, मैं किसान बिल की बात करूंगा। आज किसान धरने पे बैठे हैं, तो मैं अगर उस तरफ आपका पक्ष जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? किसान की बात करूँ तो आपने जहाँ राजनीति की बात कही थी कि मैंने शुरुआत कहाँ से कही, तो मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और मैंने वो किसान की हालत देखी है। और किसान की हालत इस तरीके से देखी है कि वो अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती हूँ मैं।
और किसान का जो मुद्दा इन्होंने शुरू किया है वो बहुत ही गलत मुद्दा इन्होंने शुरू किया कि एक किसान को ज़बरदस्ती आप मुझे पानी का गिलास देने लगे और मुझे वो पानी का गिलास पसंद नहीं है, और मुझे ज़बरदस्ती पानी कैसे पिला सकते। लेकिन गवर्नमेंट का तो यही कहना है ना कि उनके भले के लिए है। अरे मुझे तो नहीं लग रहा ना भला कि मेरा भला है, किसान को तो नहीं लग रहा ना कि किसान का भला है। ये तो इनका मानना है कि किसान का भला है। किसान ने कब कहा मुझे भला? अगर किसान का भला होता तो किसान रोड पे बैठा होता अपने परिवार को छोड़ के। अभी 1 साल होने वाला है और किसान वहाँ बैठे। कितने किसान भाइयों की मौत हो चुकी है, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर हम विगत में जाएं तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान जो आज ये एमएसपी कानून जो आ रहा है, इसके लिए कभी खुद किसानों ने भी प्रदर्शन किया था, मांग की थी, और आज जब उस बिल को सरकार लेके आई है तो विरोध प्रदर्शन आप कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगी, हर टाइम पर एक जैसी परिस्थितियाँ नहीं रहती हैं किसी के भी साथ में। जब किसान ने ये आंदोलन शुरू किया है, और ये उससे पहले किया था इस बिल के लिए, तो क्या उन्होंने ऐसे किया था कि हमारी हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी जाए? आप बात करें डाई के कट्टे की, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ तो मुझे ही पता है कि डाई किसे कहते हैं और खाद किसे कहते हैं और यूरिया किसे कहते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। एक टाइम पे डाई का कट्टा आता था 400 रुपये का, आज वो 1000 रुपये पार कर चुका है डाई का कट्टा। किसान को तो इन्होंने हर जगह इस तरीके से मार दिया है कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। और मैं ये बात कहना चाहूँगी अपने प्रधानमंत्री जी से भी और अपने मुख्यमंत्री जी से कि अन्न खाकर ही पेट भरता है। अडानी और अंबानी का घर भर के पेट कभी नहीं भरेगा, जब अन्न खाओगे पेट तो तभी भरेगा। चलिए, आपने किसानों के बारे में भी अपनी राय रखी। मैं लौट के दोबारा आता हूँ स्थानीय मुद्दों पे। तो अभी हालांकि चुनावों में कुछ टाइम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज जो जनता का जो सोच है या उनकी जो परेशानियां हैं उनको लेके प्रदेश सरकार को आप किस तरह आंकती हैं? मैं इस तरह आंकती हूँ कि कांग्रेस सरकार तो पिछली बार भी आनी थी, पर इन्होंने जनता को, कहते हैं ना, एक मदारी ने डमरू बजाया और बहका दिया 75 पार। 75 पार तो तब भी नहीं था क्योंकि पॉजिटिव जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने है। और अब की बार 101% कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि जनता जान चुकी है। पूरी आशा है आपको? पूरी आशा है मुझे, और मैं इस बात को गारंटी से कह सकती हूँ कि कांग्रेस सरकार आएगी। हर इंसान परेशान है, जो लोग इनके साथ चलते हैं ना वो लोग परेशान हैं, पर इन्होंने कहीं ना कहीं मजबूर कर रखा है। तो अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपने अपने लिए भी कोई पद सोचा है कि आपको एक जो है मिनिमम इस पद की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि आप जनता की सेवा कर सकें? मैंने ना अब कल किसी पद की इच्छाएं करी थी, ना आगे करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, और जो मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें पद की। तो बिना पद के तो मैडम आप कैसे जनता की परेशानियां दूर करेंगी? पोजीशन, पावर, ये दोनों चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक है। जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे पद मिले और मैं तभी काम करूँ, मैं वहाँ बिना पद के भी काम करूँ, क्योंकि कांग्रेस में हर इंसान एक सैनिक की तरह काम करता है और एक कांग्रेस पार्टी का मजदूर किसान की तरह काम करता है। तो उसमें पद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो अपने आप ही अपने काम होंगे। कांग्रेस हर किसी की सुनती है, कांग्रेस पार्टी गरीब और मजदूर की पार्टी है, वहाँ सबकी सुनी जाती है। मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, एनआईटी बड़खल विधानसभा की, जो आपको क्षेत्र दिया गया है पार्टी द्वारा जी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपकी प्राथमिकताएं इन क्षेत्रों को लेकर किन पे ज़्यादा आप जोर देंगी? देखो, मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले रोड पे जोर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत बदहाल हैं, और जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ ये कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनकी बड़ी बदहालत है। कौन से स्कूल में अच्छे से बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं? अगर बच्चों को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाए या गवर्नमेंट स्कूलों को डेवलप करे, तो हमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाना चाहिए, वो बड़कल हो या फरीदाबाद हो या बल्लभगढ़ हो, कुछ भी हो, पूरी हिंदुस्तान में शिक्षा को सबसे पहले सर्वोत्तम माना जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने को तो मैं भी कुछ बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ मैं अडानी अंबानी, मतलब जमीनी स्तर पे काम हो, आप ये कहना चाहते हैं? होना चाहिए, जमीनी स्तर पे बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। बेटी एक घर की बेटी नहीं होती, 2 घरों की पालने वाली बेटी होती है। आज जो हम लोग बोल रहे हैं, हम भी किसी ना किसी माँ और बेटी की पैदाश हैं, तो बेटी को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, पर बेटी के नाम पर ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जितना क्राइम बीजेपी में बेटियों के साथ हुआ, पहले कभी नहीं हुआ है। आज बेटी सुरक्षित नहीं है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो आप अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं जनता को? बिल्कुल। चलिए, तो समय बताएगा कि उस कसौटी पे आप कितना खरा उतरते हैं। बिल्कुल। फिलहाल विजन ऑफ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।